तो सस्ते दिन आने वाले हैं। जी हाँ, आपका होम लोन, आपका कार लोन या फिर पर्सनल लोन सब आने वाले वक्त में है जो सस्ता होगा और कैसे आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एसबीआई के एक्स डिप्टी एमडी पीके मल्होत्रा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और उसके अलावा हमारे साथ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज भी जुड़ रहे हैं। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास आऊंगी, चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिरकार आपके होम लोन, कार लोन पर कैसे असर पड़ेगा। हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर से जानिए। देखिए, आपने अगर होम लोन लिया है, ऑटो लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया हुआ है, अलग अलग अवधि का कितने साल का लोन लिया हुआ है, उस पर आपकी ईएमआई, आपकी जो किस्त है उसमें कितनी कमी होगी, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। ये आपके सामने होम लोन की दरें हैं, जिसमें आप पहले अगर आप देखें तो 17,738 रुपये की ईएमआई भरते थे। अगर आपका 20 साल का लोन है, 8.8% की आपकी ब्याज दर है। अब आप 17,420 रुपये की रकम भरेंगे, यानी कि प्रति महीना आपको 318 रुपये की सेविंग होगी। ये आपकी 20 लाख की लोन की बात है। अगर 50 लाख का लोन है तो 800 रुपये प्रति महीना आपका बचता हुआ दिखेगा। और यही अगर आपने 80 लाख का होम लोन लिया हुआ है तो प्रति महीना आपको करीब 1,300 रुपये के आसपास की बचत होती हुई दिखेगी। ये तो हुई होम लोन की बात। अब बात करते हैं ऑटो लोन की, जो कि अमूमन 5 या 7 साल का होता है। 5 साल के लिए अगर आपने लोन लिया है, जिसके ऊपर अभी फिलहाल करीब 9.3% का ब्याज दर है, अगर आपने 3 लाख का लोन दिया है तो पहले आप 6,271 रुपये की ईएमआई भरते थे, अब वो घटकर 6,235 रुपये हो जाएगी, यानी कि प्रति महीना 36 रुपये आपकी बचत हो जाएगी अगर आपने 3 लाख का लोन लिया है। इसी तरह से 5 लाख के लोन के ऊपर 61 रुपये और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का अगर आपने लोन लिया है तो 121 रुपये की आपकी प्रति महीना बचत आपकी ईएमआई या तो फिर आपकी किस्त में देखने को मिलेगी। तो ये थे हमारे सहयोगी संदीप, जो आपको ये बता रहे थे कि आखिरकार आपके होम लोन पर और कार लोन पर कैसे असर पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में आपके लिए जिंदगी जो है और सस्ती होने वाली है। अच्छे दिन जो है आने वाले हैं, सस्ते दिन कहेंगे कि आने वाले हैं। अच्छा पीके मल्होत्रा जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आखिरकार लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे सभी ग्राहक, वो इंतजार जो है खत्म हो गया और आरबीआई ने ग्राहकों को एक अच्छा खासा तोहफा दे दिया। कम से कम कुछ जो है दरों में कटौती तो हुई, चाहे 1/4% की ही हुई। जी बिल्कुल सही है। जो भी कटौती हुई, कटौती से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आरबीआई ने अपना स्टैंस चेंज कर लिया है। टाइटन करने से जो उन्होंने पहले कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का स्टैंस रखा हुआ था, उससे वो न्यूट्रल पे आ गए हैं। इसका मतलब है कि वो आगे भी देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट पे अभी बिल्कुल ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए और बाकी जो डिमांड इस बजट में, जो अभी रिसेंट बजट आया है, उसमें जो गवर्नमेंट ने डिमांड पुश देने की कोशिश की है, उस डिमांड पुश को इस कटौती से कुछ मदद मिलेगी। और देश में डिमांड की इस समय बहुत ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट केवल गवर्नमेंट की हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब डिमांड कुछ इम्प्रूव करेगी। जहां अभी हैं इससे हम ऊपर जाएंगे। अगर हम देखें, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कुछ सुनगुन मिल नहीं रही है। तो ये 0.25% उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, जितना इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई ग्रोथ की बात करने लगा है। आरबीआई इन्वेस्टमेंट की तरफ देखने लगा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कुछ मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी जो इंडिकेटर्स हमारे ठीक से नहीं हैं, उस पे जैसे अभी जो इन्फ्लेशन का हेडलाइन नंबर है वो बहुत फेवरेबल है, और अगर उसमें भी अगर कटौती नहीं होती तो शायद अच्छा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इस दुमाही में बल्कि अप्रैल में भी कुछ थोड़ा सा इंडिकेशन है आरबीआई की कमेटी की रिपोर्ट में। हो सकता है कि हमें अप्रैल में भी कुछ 0.25 या उसके आसपास कटौती की खबर मिले। बिल्कुल, तो यहाँ पर अहम बात यह है कि आरबीआई का जो नजरिया है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिरोज, यही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप आरबीआई के अब के रुख को आप कैसे देख रहे हैं। आरबीआई जिस तरह से अपना नजरिया बदल रहा है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में निवेशकों के भी अच्छे दिन आएंगे। देखिए, आई थिंक आरबीआई की जो कटौती है
उसके इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एक कॉनोटेशन होता है, एक इक्विटी मार्केट की पर्सपेक्टिव से दूसरा कॉनोटेशन होता है। पॉइंट वन ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ब्याज दरें नीचे आनी ही चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई ने बहुत कई सालों पहले, ऑलमोस्ट 2-3 सालों से इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे जुट चुकी थी, और इन्फ्लेशन इतना हेडलाइन सीपीआई नंबर काफ़ी गिर चुका है, तो जाहिर सी बात है कि उनको रिपो रेट और रिवर्स रिपो को कम करना ही था। बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस बार में करेंगे, क्योंकि जो बजट से जो निकल के आया था कि कंजम्पशन बढ़ेगी, रूरल कंजम्पशन बढ़ेगी, तो उससे इन्फ्लेशन वापस ऊपर जाने की उम्मीद थी। तो जाहिर सी बात है मार्केट ने एज्यूम किया था कि इस बार रेट की कटौती नहीं होगी, बट दैट्स अ ग्रेट थिंग कि एडवांस हो गया रेट कट। पॉइंट वन। पॉइंट टू, इससे एक निवेशक को एक निर्णय लेने में मदद होगी कि डेट पोर्टफोलियोज जो हैं आज की डेट मार्केट को देखते हुए हाई यील्ड्स पे चल रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मार्केट में हाई है, रिपो कम हुआ है, बट जो क्रेडिट रिस्क जो फ्रक्टिफाई हो चुका है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे डिफॉल्ट्स की देखने को मिली है, तो यील्ड पिकअप देखने को मिली है। तो अच्छे डेट फंड्स अगर चूज करें तो अच्छी इंटरेस्ट रेट्स आज लॉक इन करनी चाहिए। दैट्स द की मैसेज टू एन इन्वेस्टर, क्योंकि ब्याज दरें अगर आप डेट फंड देखें तो 8-8.5% है, उसकी आगे चलते हुए नीचे जाने की उम्मीद है। इट्स अ गुड टाइम टू लॉक इन दीज हाई इंटरेस्ट रेट्स। एंड पॉइंट थ्री, आई वुड से दैट ये बहुत अच्छी तरह देखने को मिला है कि ये गवर्नर ने बजट को भी एंडोर्स किया। उन्होंने जीएसटी कलेक्शन को जो बहुत सारे लोग सस्पिशियस नजर से देख रहे थे उसको उन्होंने एंडोर्स किया। सो दैट्स अ गुड साइन दैट द आरबीआई गवर्नर has been in sync with the governance or the government moves in the budget. बिल्कुल। और खैर इस बीच हमारे साथ नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरविंद नंदन जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपके पास आना चाहूंगी। एक लंबे समय से परेशानी जो है वो ये है कि बहुत सारी इन्वेंट्री घरों की जो है वो पड़ी हुई है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स हैं जिनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। तो अब आपको लगता है कि आरबीआई ने जिस तरह से अपना रवैया चेंज किया, जिस तरह से आउटलुक जो है वो चेंज हुआ है और ब्याज दरों में कटौती भी हो गई है, अब कुछ जो है घर खरीदारों को चूंकि पैसा हाथ में आएगा या ब्याज दरें कम हो रही हैं, तो शायद जो इन्वेंट्री है जिसमें अनबिके फ्लैट्स हैं वो अब बिकने शुरू हो जाए। जी हाँ, इसकी संभावना बन जाती है। और मैं इसे दो घटनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वैसा देखता हूं। इस बार बजट में बहुत ज़्यादा फोकस था रियल एस्टेट पे, और रियल एस्टेट बायर्स के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया गया, और ये तुरंत उसका फॉलोअप हमें मिल गया है जहां पर कि रेट में आज कटौती हुई है। तो ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं, और मैं समझता हूं कि इससे इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए काफ़ी इनेबलिंग माहौल बनता है। बिल्कुल, तो मतलब कह सकते हैं कि ये तो डबल बोनस हो गया घर खरीदारों के लिए। जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि इसमें और भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनका होना ज़रूरी है, जिस पर शायद हम बाद में चर्चा करें। खासकर एनबीएफसीज की तरफ से जो पैसा जाता है रियल एस्टेट में, उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है। रियल एस्टेट का माहौल या पूरी हेल्थ जो है वो उस पर भी डिपेंड करेगी। लेकिन फिलहाल जहाँ तक बायर्स का, जहाँ तक खरीदारों का सवाल है, उनके लिए ये अच्छी खबर मानी जा सकती है। लेकिन पीके मल्होत्रा जी, यहाँ पर तमाम चर्चा के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है वो हम ये देखते आए हैं कि जब भी आरबीआई जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो बैंक जो है तुरंत बढ़ोतरी कर देते हैं, लेकिन जब कटौती की बारी आती है तो देखते हैं कि ये जो होती है थोड़ी देरी से होती है। तो आप क्या लगता है कि बैंक जल्दी से जल्दी ग्राहकों को ये फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, ये जो आपने बात कही, ये पास्ट में बिल्कुल ऐसा होता रहा है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है ये कन्वेंस में। जो बैंक की दरें होती हैं वो डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। ये हमें समझना चाहिए कि जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है ये केवल उस पे लागू होते हैं जो बैंक या तो जमा करवाते हैं आरबीआई में या आरबीआई से लेते हैं। तो बैंक के रिसोर्सेज का जो अदरवाइज बकेट है वो बहुत सारे रिसोर्सेज से आता है, और उन सब में किसी तरह की कटौती बैंक को नहीं मिलती है। लेकिन अभी जो मैं स्थिति देख रहा हूं इस समय, क्योंकि बैंक्स में भी क्रेडिट ऑफ टेक नहीं है, बैंक्स भी चाहेंगे कि ये जो ब्याज दर में कटौती हुई है ये जल्दी से जल्दी कस्टमर को मिले और कस्टमर अपना
नया इन्वेस्टमेंट के बारे में, नई खरीदारी के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में कुछ सोचना शुरू करे। तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जल्दी ही आप देखेंगे कि बैंक्स अपना अपना एल्को करेंगे। एसेट लायबिलिटी कमिटीज़ की मीटिंग होती है, वो मीटिंग जल्दी से जल्दी होंगी और पास ऑन होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि सभी बैंक 25 पैसा पास ऑन ना करें, कुछ कम करें, लेकिन पासिंग ऑन डेफिनेटली होगी। आई एम क्वाइट सैंग्विन। खैर, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है बैंक इस फायदे को पास ऑन करे ग्राहकों पर। फिरोज, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में एक चीज और साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा और ऐसे में सभी सेक्टर्स को जो है वो फायदा होता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स पास ऑन होती हैं तो कंजम्पशन बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है एक्विटी को इससे फ़ायदा होगा फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। और पूरे सेक्टर्स जो हैं, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट हर कंपनी का एक कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन ज़रूर रहता है इंटरेस्ट रेट से। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटेगा तो ऑटोमेटिकली देयर आर कंपनीज की जो इंटरेस्ट लायबिलिटी होती है वो कम होती है। तो उधर से भी एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, नॉट जस्ट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बट ऑल्सो फ्रॉम लोअर इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो एक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर की जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड से है, डिफरेंट कई थोड़े इसमें ज़्यादा है, थोड़े इसमें कम है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा एक्विटी मार्केट में पॉजिटिव। बट आई थिंक एक रेट कट से नहीं होगा, अ सीरीज ऑफ रेट कट्स विल बी नीडेड ताकि उसका एक कंसिस्टेंट फ़ायदा मिल सके और वो ट्रांसमिट हो बैलेंस शीट्स पे और पीएनएल्स पे कॉर्पोरेट्स की। और जो इतने अर्जों से कॉर्पोरेट्स की जो कमाई बढ़ नहीं रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, वो उसकी हो, क्योंकि इंटरेस्ट लायबिलिटी कम होगी और टॉप लाइन्स भी बढ़ेंगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर ग्राहकों का दिल जो है वो मांगे मोर वाली सिचुएशन हो रही है और वो भी चाहते हैं कि एक रेट कट और हो जाए और ज्यादा फायदा हो जाए। अरविंद जी, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कि हम जो है अभी से होम लोन के लिए अप्लाई कर दें या इंतजार करें कि शायद अगला जो है अगले तिमाही के बाद जब रेट कट होगा तो उसके बाद लोन और ज्यादा सस्ता हो जाएगा, फिर घर खरीदा जाए? देखिए, ये उलझन हमेशा बनी रहती है ग्राहकों के मन में और जैसा कि दोनों पैनलिस्ट ने भी कहा, अब संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हम एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल देख रहे थे या हम ऐसा मान रहे थे उसमें हैं और इसने उसे तोड़ा है इस रेट कट ने, इसलिए संभावनाएं बन जाती हैं। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है, कम से कम नॉन फूड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर ये माहौल बना रहे हैं कि आगे भी शायद रेट कट हो। लेकिन देखिए, घर खरीदने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। वो ऐसा नहीं होता कि आज आपने फैसला किया और अगले हफ्ते जाके खरीद लिया, अक्सर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप अगली रेट कट तक अगर रुकना चाहें तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा है अगर आपकी फंड्स इस समय तैयार हैं और आपको अब माहौल बनता हुआ दिख रहा है तो आप अपनी प्रोसेस ज़रूर शुरू करें। आगे अगर रेट कट नहीं भी होता है तो रेट के बढ़ जाने की संभावनाएं अब नगण्य हैं, बहुत ही कम हैं, ना के बराबर हैं। तो इसलिए माहौल अब ठीक हो रहा है, इस समय आप अपना फैसला कर सकते हैं और अगर आपके पास रेडी ऑप्शंस हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा मेरा नज़रिया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ग्राहकों को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके पास फंड्स हैं और ऐसे में अब रेट कट तो हो ही चुका है तो सोने पर सुहागा वाली सिचुएशन है, घर खरीदने का सोच रहे हैं तो अच्छा मौका है। लेकिन पीके मल्होत्रा जी, यहाँ पर अगर हम आज की बात करते हैं आरबीआई की इस पॉलिसी के बाद, कहीं ना कहीं ये चीजें भी साफ हो गई हैं कि अब आरबीआई की और सरकार की राहें जो है वो काफी हद तक मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी ने डिमांड को पुशअप देने के लिए स्टेप्स लिए हैं और स्टेप से ज़्यादा जो वर्डिंग है आरबीआई की कमेटी की रिपोर्ट की, मैं समझता हूँ कि काफ़ी मीटिंग ऑफ माइंड्स है, दिखाई दे रहा है और आगे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छा ही शगुन साबित होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम पुराने आरबीआई गवर्नर्स का भी स्टैंस देखें तो ये अभी पहली ही है जो इन्होंने कमेटी की रिपोर्ट निकाली है।
आगे की कमिटीज़ में ये कैसा स्टैंस रखेंगे वो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए स्टैंस चेंज करने में तो यूनानिमस थी कमेटी, लेकिन रेट कट करने में कमेटी यूनानिमस नहीं थी। ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर इन परिस्थितियों में रेट कट के लिए कमेटी यूनानिमस नहीं थी तो अगले 2 महीने में परिस्थितियां कैसी होने वाली हैं, जब डिमांड एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी डिमांड इंप्रूव करेगी और डिमांड इंप्रूव करेगी और अगर सप्लाई साइड से उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल पाता है जैसी एक्सपेक्टेशन सभी लोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं जो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हैं वो बढ़ सकती हैं। वैसा बढ़ने में जो हम अभी सोच रहे हैं कि 25 पैसा अगले दुमाही की मीटिंग में भी नीचे आ सकता है, वो हो सकता है कि उसमें कुछ कमी बेशी आ जाए। तो ये अभी मैं कहूँगा कि अर्ली डेज हैं, थोड़े हम 2-3 और देख लें मॉनेटरी कमेटी के इनके स्टैंसेस, तभी पता चलेगा कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना सिंक में है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि दोनों सिंक में रहें ऐसा ना तो ज़रूरी है और ना ही बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि 2 सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं। एक सेट है इकोनॉमिस्ट का जो केवल ग्रोथ देखना चाहता है, मे बी टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स, और दूसरा सेट इकोनॉमिस्ट का होता है जिसको अपनी पूरी इकोनॉमी के इकोसिस्टम की परवाह होती है। तो दोनों में कहीं ना कहीं तो फ्रिक्शन आना ही है और आता ही है, हमेशा ही रहा है और आगे भी रहेगा। उसको बहुत ज़्यादा ओवररेट नहीं करना चाहिए। दोनों के अपने अपने काम हैं, दोनों अपने काम सही करते रहें। दोनों का जहां सिंक होगा बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं सिंक होगा तो दोनों चेक्स एंड बिल्कुल। और बैलेंसेस अगर तो हैं सिंक ही। होता है तो ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी के लिए जो होगा वो अच्छा रहेगा। खैर पीके मल्होत्रा जी, इस बीच जो आज एक अच्छी खबर और आई वो किसानों के लिए भी आई है कि अब उन्हें बिना गारंटी का लोन जो है 1 लाख के बजाय 1,60,000 का मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे साफ हो रहा है कि सरकार की तरह जब आगे की नीतियां जब बन रही हैं तो वो किसानों के हक में भी बनती जा रही हैं। जी, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन के पार्ट्स देखें तो फूड इन्फ्लेशन सरप्राइजिंगली कम होता जा रहा है। ये जो वेजिटेबल्स और अलाइड आइटम्स का जो इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है। अब ये हमें पता नहीं है कि ये अच्छी प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है या डिस्ट्रेस सेल हो रही है। ये तो हमें फील्ड में जाके ही और थोड़े दिनों बाद जब कुछ रिपोर्ट्स निकलेंगी तभी पता चलेगा। लेकिन इसमें एक इंडिकेशन जरूर है कि किसान की जेब में पैसा कम है। चाहे वो ये जो कम दाम पे हमें सब्जियां मिल रही हैं, उसका मतलब है कि किसान को पैसा पूरा नहीं मिल रहा है। जो जितना भी किसान के लिए इस समय हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल डिमांड है, वो पिकअप नहीं कर रही है। वो जब तक पिकअप नहीं करेगी तो हमारी इकोनॉमी में डिमांड, ओवरऑल डिमांड पिकअप नहीं कर सकती है। हम केवल अर्बन डिमांड से नहीं चल सकते हैं। रूरल डिमांड, रूरल इनकम, रूरल सरप्लस इनकम बल्कि बहुत जरूरी है। और जितना पैसा किसान की और आम आदमी की पॉकेट में जाएगा उतने से डिमांड बढ़ेगी और उतने से हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही है कि अर्बन इंडिया के साथ साथ जो है इस चीज का भी खास ख्याल रखना होगा कि रूरल इंडिया की भी तमाम जरूरतें जो हैं वो जरूर पूरी होती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 17 महीने के बाद ही सही लेकिन आम जनता को वो गिफ्ट दे दिया जिसका इंतजार सबको लंबे समय से था। और अब आपका होम लोन, गाड़ी का लोन या फिर पर्सनल लोन जो है वो सस्ता हो जाएगा जल्द ही। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।